नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है देवेंद्र। जोहार। और देवेंद्र भैया के साथ हम फिर आए हैं एक ऐसी कहानी लेकर जिसको आप सुने तो अच्छा होगा। कम से कम झारखंड वासियों को ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी के जो किरदार हैं उनको जरूर समझना चाहिए। समझना इसलिए चाहिए क्योंकि राज्य में अभी सरना धर्म कोड को लेकर बहुत सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। सब ये बताने में लगे हैं कि सनातन होते हुए भी कौन आदिवासी के ज्यादा हितैषी हैं, कौन सरना के सबसे ज्यादा हितैषी हैं। तो इसलिए ये बातचीत आपको जरूर सुननी चाहिए। और मैं इसकी शुरुआत सबसे पहले कैबिनेट के उस फैसले से करने वाली हूं जो कल कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया गया कि अब डीएसपीएमयू का नाम बदल दिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है और नाम बदलने के पीछे ये बहुत लंबी कहानी है। ये पृष्ठभूमि पहले से तैयार कर दी गई थी। हालांकि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तब ये नाम अनाउंस किया, यानी ऑफिशियली अब ये नाम बदल दिया गया है। देवेंद्र भैया, आपने ठीक ही कहा कि पिछले एक महीने पहले से यह खबर चल रही थी कि इसका नाम बदल दिया जाएगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कॉलेज का नाम बदलते हुए वीर बुद्धू भगत। हाँ। उस समय इस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई थी, कोई खास विरोध में नहीं था। हालांकि जो आदिवासी समुदाय के जो स्टूडेंट है इस पर खुशी जाहिर कर रहे थे अपना। लेकिन जब कल कैबिनेट पर इस पर की ओर से इस पर मुहर लग गई तो आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट क्या है फेसबुक अकाउंट पे क्या। बिल्कुल, और उसी पे चर्चा करने वाले हैं हम कि कैसे चीजें बदली हैं। तो दरअसल आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी लिखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल करके और वीर बुद्धू भगत का नाम करना, ये न तो श्यामा प्रसाद का सम्मान है न वीर बुद्धू भगत का सम्मान है। यदि सरकार ऐसी मंशा रखती ही थी, वीर बुद्धू भगत का सम्मान करना चाहती थी, तो एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। हाँ। ये उनका तर्क है और वे मानते हैं, उनका दावा है कि एक गलत परंपरा की शुरुआत। मैं कोट कर देती हूँ, अगर आप चाहे तो आप हैंडल पर जाकर देख भी सकते हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि शुरुआत के जो 2-4 लाइनें हैं वो मैं आपको जरूर बता दूं कि लिखा क्या है। बस मतलब उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत परंपरा स्थापित करता है। इस तरह के कदम संस्थानों की स्थिरता और इतिहास के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं। ये निर्णय ना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सम्मान में है और ना ही महान स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत जी के योगदान को उचित सम्मान देता है। और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन ये है कि यदि वीर बुद्धू भगत, हाँ, इसी के बाद वाली वो लाइन थी, वीर बुद्धू भगत को सम्मान ही करना था तो एक नए विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना, अगर वाकई वो सम्मान देना चाहते थे तो। लेकिन देखिए कि इसका प्रतिक्रिया आदिवासी समाज में बाबूलाल मरांडी जी के जो ये प्रतिक्रिया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। ग्लैडसन डुंडुन, देखिए इसी को लेकर देखिए उन्होंने जो लिखा है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके जब बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष ने जब ये अपना पोस्ट डाला तो उसके जवाब में ग्लैडसन डुंगडुंग ने जो पोस्ट किया है वो भी आप देखिए, वो सुनिए। क्या किसी को अब भी कोई कंफ्यूजन है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी घोर आदिवासी विरोधी हैं। ये अपने आका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शहीद वीर बुद्धू भगत से ऊपर रखते हैं। जब ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने सारे आदिवासियों को सनातन, हिंदू और वनवासी घोषित किया था। इसके अलावा दिलीप सिंह जूदेव द्वारा झारखंड में घर वापसी की आड़ में आदिवासियों का हिंदूकरण जारी रखा। हम आदिवासियों के बीच सरना और ईसाई के नाम पर खूब मुर्गा लड़ाई करवाए। इससे भी अहम बात, इन्होंने पेसा नियमावली बनाकर पेसा कानून 1996 को लागू करने की बजाय झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 थोपा। ये सारी चीजें हैं। इस फेसबुक पोस्ट को इसलिए आपको मैं सामने ला रहा हूं, इसके पीछे एक मंशा, बाबूलाल मरांडी को भाजपा इसलिए इतने सम्मानित कर रही कि उसे लगता है कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता है, नेतृत्व करते हैं। और 26% आबादी है आदिवासी समुदाय के, निश्चित रूप से तो बड़ा चेहरा माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से। भाजपा की कोशिश होगी कि हमारे पास एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। पर देखिए कि क्या बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय से अपने को रिलेट कर पा रहे हैं? इसी पर सवाल उठाया ग्लैडसन डुंडुन ने। उठा दिया। बाबूलाल मरांडी आज सवाल खड़ा कर रहे हैं
कि यदि सम्मान ही देना था वीर बुद्धू भगत को तो उनके लिए अलग कॉलेज या विश्वविद्यालय की स्थापना कर की जा सकती थी। किसी का नाम हटा करके सम्मान कैसा, बहुत वाजिब सवाल है। पर सवाल यहाँ यह भी उठता है कि रांची विश्वविद्यालय जो झारखंड की पहचान हुआ करती थी, उसका नाम जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया था, तब बाबूलाल मरांडी चुप क्यों थे? सही बात है। उस समय यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सम्मान ही इनको करना था तो उनके लिए उन्हें अलग से कर सकते थे। जैसे आप अभी इस राज्य सरकार को नसीहत दे रहे हैं, वो नसीहतें आप अपने कार्यकाल में भी इस्तेमाल कर सकते थे, उसको अमली जामा पहना सकते थे आप। तो जब आपका कदम वो जायज था तो आज हेमंत सोरेन का कदम नाजायज कैसे हो गया? सकता है? जहां तक रही कि ये दोनों महापुरुष है, मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान मैं भी करता हूँ। एक राष्ट्र के मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में उनकी जो सीमित असीमित जो भी भूमिका है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। पर देखा जाए कि दोनों की पृष्ठभूमि क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शुरुआत जो होती है वो हिंदू महासभा से होती है। और आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि आज हिंदू महासभा की ओर से या भाजपा की ओर से एक नैरेटिव भले ही हिंदू मुसलमान की खड़ा की जाए, पर याद कीजिए 1936 में जब कांग्रेस तत्काल जो प्रांतीय सरकारों से अपना वापस हो गई थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी साथ देकर के सरकार बनाया था? मुस्लिम लीग के साथ। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कांग्रेस को बैंड कर दिया गया था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिंध प्रांत और पूर्वोत्तर के कई प्रांतों में उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो ये जो नैरेटिव आज श्यामा प्रसाद को एक हिंदू आइडेंटिटी बिल्कुल, और भाजपा तो ऐसे ही उन्हें अगर देखिए कि अपने वोटर्स को अगर वो खींचती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक हार्डकोर हिंदू नेता के तौर पर क्या ये तस्वीर, जिस तस्वीर की हम इशारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस वक्त लगता था कि कांग्रेस का जो बैंड होता है तो हिंदू महासभा को स्पेन होगा और दुश्मन का दोस्त। तो चूंकि कांग्रेस की दुश्मन मुस्लिम लीग थी तो उसे मुस्लिम लोग अपने दोस्त बना रही थी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कश्मीर में उनकी शहादत। मैं जानबूझ के शहादत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब आप जानते हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तीन जो स्टेट थे, जब भारत में विलय हुआ तो उसके लिए एक विशेष परिस्थितियां थी। भारत में विलय के बाद कश्मीर में पर एक सिस्टम लगा हुआ था कि कोई भारतीय वहां बिना परमिशन के नहीं जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि एक देश एक निशान, और इसके साथ वहां गए थे, वही उनके बलिदान। निश्चित रूप से राष्ट्र उनके इस बलिदान को याद रखेगा। पर सवाल यहाँ है कि झारखंड के संदर्भ में उनका योगदान क्या है? वीर बुद्धू भगत की आपको याद होगा, आपके वीर बुद्धू भगत के योगदान को इस रूप में समझ सकते हैं कि 1831 से 33 के बीच में इसी झारखंड के जो छोटानागपुर के इलाके हैं, यहाँ भूमिज, हो, कोल्हान, उराम, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसके नायक थे। और उसकी पृष्ठभूमि यह थी कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा झारखंड में पहली बार भूमि बंदोबस्ती की शुरुआत की जाती है। उसके पहले यह भी याद रखने की जरूरत है कि मुगल काल के समय से ही झारखंड का जो सोशल कैरेक्टर है वो बदल रहा था। मुगल काल के पहले तक इस पूरे इलाके में आदिवासी समुदाय, संथाल हो, उरांव हो, भूमिज हो, इनका ही वो इलाका था। मुगल काल में हुआ कि एक बड़ी संख्या में यहाँ आबादी आई और निश्चित रूप से उनकी जो जमीनें थी उस पर उनका कब्जा भी हुआ। अब राजमहल में जो जहांगीर की ओर से जो बनाया गया महल बनाया गया उसी काल की देन है। लेकिन बावजूद इसके मुगल काल में यहाँ के जो आदिवासी हैं और यहाँ के जो मुगल आए उनके बीच में बहुत तीखा संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने जब भूमि बंदोबस्ती की शुरुआत की 1793 में, एक चीज आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि आदिवासी समाज में जो जमीन होती है ना, उसकी व्यक्तिगत मलकियत नहीं होती। मार्क्स ने भले ही बहुत आधुनिक भारत में कम्युन सिस्टम की बात की हो, सामवाद की बात की हो, पर आदिवासी तो सामवाद में जीता है। उसकी कोई जमीन होती है सोसाइटी की, जमीन समाज की, समाज की। तो वो जमीनें जब बंदोबस्त की जाने लगी, आज जो झारखंड में देखते हैं किसी के पास 1000 एकड़, किसी के पास 2000 जमींदारों के पास जो जमीन है, ये अंग्रेजों के समय दिया गया जमीन है। और यह वही जमीन है जिसे आदिवासी समुदाय ने अपने खून पसीने से जंगल को साफ कर बनाया था। निश्चित रूप से उसका विरोध हुआ, बुद्धू भगत ने विरोध किया और उनकी शहादत।
और इस ये बाद में इसके बाद देखते हैं कि एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट भी आया। हाँ, तो वीर, हम एक कहानी इसलिए बता रहे हैं कि वीर बुद्धू भगत कहीं न कहीं झारखंड की जमीन से जुड़े रहे हैं, झारखंडी अस्मिता उनके साथ जुड़ी। झारखंड के योगदान में, झारखंड के हित में अगर उनके योगदान को देखा जाए तो वो आप उन्हें नेग्लिजेंसी में, आप वो लिस्ट में आप उनको नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। उनका एक अहम योगदान रहा है झारखंड को झारखंड बनाने में। तो इसलिए अगर अब इस वक्त की जो सरकार है, अगर उसने ये फैसला लिया है तो आप उस फैसले पर एक तरफ से सवाल तो बिल्कुल नहीं उठा सकते। जिस बैकग्राउंडर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आप सम्मान देना चाहते तो आप अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते थे, तो आप ये काम अपने रिजीम में भी कर सकते थे। हाँ। दूसरी बात है कि आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं, आप इस पर विश्वास कीजिएगा, इसको स्वीकार कीजिए, एक वंचित समुदाय रहा है और वंचित जातियों का इतिहास हमेशा दबा रहा। वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, सबने तमाम लड़ाइयां लड़ी, पर देश का पहला राष्ट्रीय मूवमेंट किसको माना जाता है? 1857 को। तो ये वंचित तबका है और ये वंचित तबका का इतिहास, अपने इतिहास को यदि ये शॉर्ट कर रहा है आज, तो इसलिए कर रहा है कि उसके सामने हेमंत सोरेन जैसा चेहरा है। अब उसे लगता है कि अब मेरा वक्त है, अब हम पुरखों का सम्मान करेंगे, यदि आज हम पुरखों का सम्मान नहीं करें तो कब करें? अच्छा, रेजिस्टेंस का वक्त है ये, रेजिस्टेंस का। हाँ। आदिवासी समाज अपनी आइडेंटिटी, हाँ, कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी कहिए, और सोशल आइडेंटिटी को तलाश कर रहा है। बिल्कुल। और वो कहीं न कहीं मानता है कि हेमंत सोरेन यह चेहरा है जिसमें सारे जो हमारा अब तक का इतिहास रहा है उसको हम सामने ला सकते। बिल्कुल, इसी कड़ी का यह नतीजा है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो इसके साथ ही साथ ये पेशा कानून को लेकर के जो है, आप देखिए ग्लैडसन डुंगडुंग का अगर आप वो पूरा पोस्ट पढ़ेंगे भैया, तो उसमें ये चीज है कि अहम बात ये है कि पेशा नियमावली बनाकर पेशा कानून 1996 को लागू करने की बजाय अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 थोपा। ये थोपने की बात क्यों कही गई है, ये समझने की जरूरत है। एक्चुअली उनका ग्लैडसन डुंगडुंग एक बार फिर से निशाने पर ले रहे हैं बाबूलाल मरांडी को, क्योंकि उनके ही जमाने में 2001 में पंचायती था और उस पंचायती राज में दावा किया गया कि यह पेशा एक्ट है, लेकिन पेशा के नियमावलियां नहीं थी। यदि पेशा एक्ट होता तो आज जिस रांची में है आप, जिस नगर निगम में है आप, ये नगर निगम नहीं होता। इसलिए 5वीं अनुसूची में नगर निगम होगा ही नहीं, क्योंकि मेसा कानून का निर्माण ही नहीं हुआ। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने सारे रास्ते साफ कर दिए। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा ने भी साफ कर दिया। अब जो खबर यह है कि कल जो पंचायती राज विभाग है उसने पेशा का ड्राफ्ट जारी किया। हालांकि उस ड्राफ्ट का अध्ययन अभी हमने नहीं किया है बहुत विस्तार पूर्वक, लेकिन एक बड़ी बात जो अब तक विवाद में रही थी, ग्लैडसन डुंगडुंग और दूसरे चेहरे जो दावा कर रहे थे कि इस ड्राफ्ट में कहीं से भी इसकी चर्चा नहीं है, पेशा एक्ट की चर्चा नहीं है। बाकी यदि आप इसके ड्राफ्ट को देखें आप, तो कहीं न कहीं इस ड्राफ्ट में आप देखिए, ड्राफ्ट में हम चाहेंगे कि दर्शकों को ड्राफ्ट का जो बिल्कुल आप इस साइड विंडो में आप देखिए, ये ड्राफ्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें जो आप कह रहे थे कि इसमें वो तो उसकी चर्चा ही नहीं है एक्ट की। नहीं, अब जो नया वाला आया है उसमें आ रहा है। विवाद कहाँ था कि ड्राफ्ट में पेशा एक्ट की चर्चा नहीं है। आप देखिए कि यहाँ अधिनियम से अभिप्रेत पंचायत अनुबंध 19 अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 इसी की चर्चा ग्लैडसन डुंगडुंग कर रहे थे कि जो बाबूलाल मरांडी के द्वारा जिस नियमावली का निर्माण किया उसमें 1996 की चर्चा ही नहीं है। 2001 में जो पर ये देखिए कि इस बार उस 1996 की चर्चा कर दी गई है। आप शुरू से देखें तो कहता है कि झारखंड पंचायती राज उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियमावली 2024 कहलाएगी, है ना। मतलब 2001 वाला नहीं, अब 2024 वाला होगा ये। अधिनियम से अभिप्रेत है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। बैठक से अभिप्रेत है
पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक। और सचिव के बारे में सबसे ज्यादा बहस होती थी। ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव, हाँ, इसके बारे में बहस होती थी कि सरकार जो है सचिव भेजेगी, वो सचिव जो है ग्राम सभा की निगरानी करेगा। सरकार ने यहाँ कहा है कि सचिव से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव। मतलब आप जिस सचिव को लेके कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन अब क्लियर है कि जो पंचायत सचिव है उसका मतलब लेकिन है एक सहायक सचिव भी होगा। सहायक से सचिव से अभिप्रेत है पारंपरिक ग्राम सभा का सहायक सचिव। जो पारंपरिक ग्राम सभा होती है उनमें से जो सहायक सचिव चुने जाएंगे वो, माने 2 सचिव होंगे। हाँ। एक सचिव होंगे जो पंचायत सचिव है। पंचायत का मतलब यह हुआ कि जो पंचायत अभी कार्यरत, हाँ हाँ, माने जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायत अभी कार्यरत है उसका ग्राम सभा पारंपरिक ग्राम सभा की ओर से एक सह सचिव जो सहायक सचिव हाँ, किया जाएगा, हाँ, जो करेगा। और उसमें है ये भी है कि रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति होगा। जैसे क्या क्या है वो देख लीजिए। पारंपरिक का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। संताल समुदाय मांझी या परगना हो, समुदाय में मुंडा मानकी दिउरी, खड़िया समुदाय से अगर हैं तो डोकलो सोहोर, मुंडा समुदाय से हैं तो हाथू मुंडा, पढ़ा राजा पहान, उरांव महतो से हैं तो महतो पढ़ा बेल राजा पहान, या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक ग्राम सभा वही पारंपरिक, उनको बावजूद इसके विवाद के कई गुंजाइश हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये ड्राफ्ट 1 महीने तक अभी है। यदि किसी को आपत्ति अनापत्ति है, सुझाव देना है, इस पर विमर्श करना है तो 1 महीने का अवसर है। 1 महीने में जाकर के आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लेकिन लगता है कि सरकार जो है एक समाधान की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब याद कीजिए कि भारत मित्र लगातार पेशा पे डिस्कशन कर रहा है बहुत। हाँ। हमारी नियत या भारत मित्र की नियत कभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की नहीं थी। हमारी कोशिश महज इतना थी कि आदिवासी समाज की जो चिंता है वो सामने आए और लोग जाने कि क्यों पेशा एक्ट की बात हो रही है। पेशा एक्ट में ऐसा क्या है, क्या अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार की बात कही जा रही है इस एक्ट के तहत, वो लोगों को समझना चाहिए। हमारी बस कोशिश ये थी, हम इसलिए इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे थे। और देखिए आज भी जो हमने इस मुद्दे पर चर्चा की, हम इसलिए कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर आपको खबरों के तह तक जाने का मौका मिल सकेगा। आप खबरों को तह तक जाकर समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। अब जो नई विवाद हो सकती है, कहा जा सकता है कि सचिव के साथ सहायक सचिव, हाँ, पारंपरिक ग्राम सभा के साथ जो मौजूदा ग्राम सभा है वो अभी रहेगी, जिसको ग्लेसन टुंगडुंग जैसे लोग गांधीवादी ग्राम सभा कहते हैं। हाँ। और पेशा, उनका मानना है कि पेशा की अपनी ग्राम सभा है, गांधीवादी ग्राम सभा अपनी है। ये विवाद है, पर लगता है कि अब समाधान की दिशा में बढ़ने की और सरकार मतलब एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है सरकार ने, एक कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। देखिए कभी भी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन तब है कि वो सिक्का प्रचलन में कैसे लाया जाए, ये जरूरी होता है। तो कोशिश सरकार की यही है कि दोनों पहलू को साथ में लेकर कैसे चले। और इसलिए ये ड्राफ्ट है, 1 महीने का वक्त है, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। 1 महीने का वक्त सरकार ने रखा है इसके लिए। तो चलिए एक चीज और जो चल रही है, आप देखते होंगे कल तक हम लोग ने खबर चलाया था या डिस्कशन कर रहे थे कि सरना धर्म कोड को लेकर के 9 तारीख को। अच्छा हाँ, ये एक देखिए कल ही तो हमने इस पर डिस्कशन किया था। कल ही हमने चर्चा की थी कि देखिए सरना धर्म कोड को लेकर जेएमएम 9 मई को सभी जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन करने वाला है, सरना धर्म। लेकिन भैया अब इससे हट गए, पीछे हट गए हैं। वजह देखिए, जो औपचारिक घोषणा सामने आई है उसके अनुसार दावा किया गया है कि देश में युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं। हाँ। इसके कारण इसको तत्काल स्थगित किया जाता है। पर लगता है कि अंदर खाने कुछ पक रहा है। हुआ क्या है, जिस रूप में इसको प्रचारित किया गया सरना धर्म कोड की लड़ाई, तो सरना धर्म कोड की लड़ाई पीछे छूट गई। जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे सीधे इस रूप में सामने चले आए कि हम जातीय जनगणना का विरोध करें। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर नहीं हुआ। आप खूंटी के जो
दो विधायक हैं वहाँ के कुटी के जो जेएमएम के जिलाध्यक्ष हैं जुबैर अहमद या कुछ नाम है, उनके पोस्ट को पढ़े। हम चाहेंगे कि उसको विंडो में दिखाया जाए। आप विंडो में देखिए, वो पोस्ट हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जातीय जनगणना के विरोध में चले जाते हैं। हाँ। जबकि हकीकत है कि जेएमएम कभी भी जातीय जनगणना के विरोधी नहीं रहे। जातीय जनगणना नहीं, सवाल उठ रहे थे, ये मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। देखिए कुछ पोस्ट ऐसे आए कि जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि 9 मई को जेएमएम का धरना प्रदर्शन है सरना धर्म कोड को लेकर, तो उन्हीं के चाहने वाले जेएमएम के समर्थक में से ही कईयों ने ये सवाल उठाया कि जातिगत जनगणना का विरोध क्यों हो रहा है, विरोध क्यों? पहले कहा जा रहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाए और अब इसके विरोध में आप सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। मतलब एक अजीब सी कंफ्यूजन देखिए, की पार्टी स्थिति थी। चलाना और सरकार चलाना, हाँ। और पार्टी को सत्ता में लाना अलग अलग चीजें हैं। जेएमएम का कोर वोट बैंक जो है आदिवासी समुदाय। आदिवासी समुदाय की चिंता यह है कि जातीय जनगणना यदि होती है तो हमारी जनसंख्या कम होगी, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। हाँ। ये उनकी चिंता है। पर जाति जनगणना तो होगी, कास्ट सेंसस तो होगा, और जेएमएम इसका पक्षधर रहा है। जेएमएम भी इस बात को जानती है कि 26% आबादी के भरोसे हम झारखंड में सरकार में नहीं आ सकते हैं। सत्ता में तभी आएंगे जब यहाँ का पिछड़ा समुदाय, यहाँ का महतो समुदाय, यहाँ का मुस्लिम समुदाय, यहाँ के समान जाति उसके वोटर्स बने। तो जेएमएम अपने इस कंसेप्ट से चलती है। और आपने देखा होगा कि खूंटी में जब जुबैद को बनाया गया, वहाँ के जिलाध्यक्ष जेएमएम, कितना विरोध हो रहा है। पर आप बताइए कि क्या आदिवासी समुदाय के वोट के सहारे ही हेमंत सोरेन सीएम बने रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेएमएम एक कॉन्सोलिडेट कर रही है कि हमको दूसरी जातियों में, दूसरे समूह में, दूसरे सामाजिक समूह में भी स्वीकारते हो कर रहे हैं। हुआ क्या कि जैसे ही जेएमएम की ओर से एक राय लिया गया कि हम सरना धर्म कोड की मांग को तेज करेंगे, कुछ एक उसके कार्यकर्ताओं ने, कुछ एक कह रहा हूं, उन्हें जातीय जनगणना के वही मैंने कहा कि कुछ ये आवाज पहुंची महतो समुदाय तक। महतो समुदाय को लगता है कि यदि कास्ट सेंसस हुआ तो हमारी हम लोग मानते हैं, अब अमूमन मानते हैं कि महतो समुदाय की आबादी 16 से 17% है। उनका दावा है कि 25%। हाँ, वो दावा करते हैं 25% उनकी दावा सही है। यदि मैं कह रहा हूँ तब तो एक बड़ा झारखंड के पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे ही जातीय जनगणना का विरोध शुरू हुआ, दूसरा पक्ष महतो समुदाय की या कुर्मी समुदाय की ओर से इसकी मांग तेज हो गई। अब जेएमएम आदिवासी समुदाय को भी अपने साथ रखना चाहता है और कुर्मी को भी रखता है, महतो, और उसका परंपरागत वोट है। महतो, मुस्लिम, आदिवासी, जेएमएम का क्रिश्चियन परंपरागत वोटर है। तो वे इसमें बिखराव नहीं चाहती है। इसी बिखराव को रोकने के लिए उसने तत्काल इस पर विराम लगाया और निश्चित रूप से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन आगे करेगी, लेकिन क्लियरिटी के साथ। वही कह रही हूँ कि मतलब कोई कंफ्यूजन के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। महतो समुदाय में कहीं से मैसेज नहीं जाए या दूसरी पिछड़ी जातियों में, समान जातियों में, कि जेएमएम जो है जातीय जनगणना के विरोध कर रही है। और सच भी यही है। चंपाई सोरेन की सरकार में ही तो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, फंड अलाउड किए गए थे। अब इसको कैसे कहा जा सकता है कि जब हम जातीय जनगणना के विरोध कर रहे हैं? सवाल है कि छोटे जो कार्यकर्ता है कई बार अतिरेक में इन चीजों को समझते हैं, समझ नहीं पाते। और इसलिए अब देखिए जेएमएम ने ऐसा ये बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आप देख लीजिए, ग्लैडस्टोन डुंगडुंग का एक पोस्ट देख सकते हैं आप, फेसबुक चाहूंगा उसको भी चलाया जाए। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने लिखा है। उनका कहना है कि झारखंड में जो बाहरी आबादी है, पहले इनको ये अपने अपने इलाके में जा करके और अपना वोट कास्ट करें, अपना सेंसस करवा लें। अपने पैतृक गांव जाने की बात कही है, वही तो वो लिखा है इन्होंने। ये उनकी मांग है। ये है जातिगत जनगणना के लिए सभी लोगों को उनके पैतृक गांव भेजा जाना चाहिए, तभी देश के अनुसूचित क्षेत्रों में हम आदिवासियों के साथ न्याय होगा। ये कहना है उनकी चिंता ये है कि जो 5th शेड्यूल के एरिया है इसमें डेमोग्राफिक चेंज आया। और सच है, यह सच है कि डेमोग्राफिक चेंज आया है। आदिवासी समुदाय एक संख्या सीमित हुई है, कमी है, या कहें कि बाहरी प्रवासी इतने बस गए हैं तो सीमित हो गए। लेकिन दूसरा पक्ष है कि देश में संविधान है। संविधान सबको कहीं भी बसने की इजाजत देता है। संविधान कहीं नहीं कहता है कि 5वीं अनुसूची के एरिया में आप बस नहीं सकते हैं। कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं आया है।
हेमंत सोरेन को सिर्फ आदिवासी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, उसे सत्ता की पॉलिटिक्स करनी है। वो सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश में भी है, आप देखिए। और ये आप एक तरफ से देखिए कि अगर दिल्ली तक उनकी पहुंच हुई है, दिल्ली तक अगर हेमंत सोरेन को अगर तवज्जो मिल रही है, तो आप सोचिए कि वो धीरे धीरे सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, और उसमें भी तब जब वो आदिवासियों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। आरती, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मायावती बसपा की नेता थी, पूरे जोशो खराश के साथ जो जहाँ के दलित समुदाय है, वंचित समुदाय है, उसको मोटिवेट करती थी। सत्ता में पहुंची, उसके 1 या 2 दिन के बाद वो एक बयान देती है कि अब तक मैं बहुजन समाज की नेता थी, पर ये सीएम की जो कुर्सी है, अब मुझे सर्वजन समाज का नेता बनाना है। यही मैंने कहा कि यही कोशिश हेमंत सोरेन के भी है। और सिर्फ आप अगर मान लीजिए अगर आप आदिवासी चेहरा हैं, तो सिर्फ आप आदिवासियों के वोट से या फिर मुस्लिम के वोट से या फिर क्रिश्चियन के वोट से आप इस पद तक नहीं पहुंच सकते, सरकार तक नहीं पहुंच सकते, सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। आप आंदोलन चला सकते हैं, हाँ, लेकिन सत्ता नहीं मिल सकती। सत्ता नहीं मिल सकती। जरूरी है कि आपको यहाँ के अल्पसंख्यक वोट दे, यहाँ के पिछड़ा वोट दे, यहाँ के समाज जाति वोट दे, यहाँ के कुर्मी वोट दे। स्वीकृति सभी की होगी, तभी आप सत्ता तक पहुंचेंगे। आदिवासी समुदाय चूंकि वंचित तबका रहा है, डिप्राइव्ड क्लास रहा है, उसको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। सरकार कर रही है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। यहाँ के कुर्मी समुदाय भी रहा है, उसकी भी सरकार ख्याल कर रही है, लेकिन किसी दूसरे समाज की उपेक्षा कर या नहीं किया जा सकता। एक समाज की भलाई करना जुदा बात है, दूसरे समाज की उपेक्षा करना दूसरा बात है। हेमंत सोरेन इसी नक्शे पर चल रहे हैं। मतलब आपको पैरेलल अगर आप लेकर सबको चल रहे हैं, तो फिर वो तस्वीर अलग होगी, और यही तस्वीर आपको जो है सत्ता के केंद्र तक पहुंचाती है। और इसी कोशिश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, भले ही आदिवासियों का बड़ा चेहरा, लेकिन जो धमक अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है, पूरे देश भर में अगर वो चेहरा चमक रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ 1 या 2 वर्ग नहीं है, इसके पीछे वो सभी वर्ग हैं जो धीरे धीरे इसे सर्वमान्य कर रहे हैं। और यही कोशिश है हेमंत सोरेन की भी। बहरहाल पेशा एक्ट का अब ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब देखिए 1 महीने का वक्त है, आपत्ति सुझाव सभी दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जेएमएम बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ अब अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करने वाला है। वो तारीख तय नहीं है, लेकिन जो 9 मई की तारीख थी उसे अभी फिलहाल टाल दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें, मैंने कहा कि आपको सिर्फ इसी मंच पर ये सारी चीजें मिल पाएंगी। और यहाँ पर अगर आप इससे जुड़ा हुआ, झारखंड से जुड़ा हुआ एकदम खांटी कंटेंट ढूंढ रहे हैं कहीं भी, तो भारत मित्र आपको देगा और कोई नहीं देगा। इसलिए पसंद आए कंटेंट तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।